हम झारखंड सामान्य ज्ञान को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज हमारा 20वां दिन है जिसमें आज झारखंड की जनजातियों का सेकेंड पार्ट देखेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से आपको केवल सारे के सारे क्वेश्चंस को सुनना है। इससे पहले हमने लोहरा जनजाति तक को देखा था। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। आज हम देखेंगे भूमिज जनजाति से। कहां से? भूमिज जनजाति से देखेंगे। झारखंड में हमने देखा था 32 जनजातियां हैं, 32 ट्राइब्स, जिसके अंदर 24 मुख्य जनजातियां और 8 आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, तो टोटल 32 जनजातियां हो जाता है। तो भूमिज जनजाति को आज देखेंगे। देखिए भूमिज जनजाति की जो प्रजाति है, भूमिज जनजाति की जो प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है? भूमिज जनजाति तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। याद रखिएगा भूमिज जनजाति भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से बिलोंग करती है। भूमिज प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, याद कीजिए भूमिज प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। आगे देखिए धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है? धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को सरदार कहा जाता है। क्या धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को सरदार कहा जाता है? या फिर यह भी कह सकते हैं कि धनबाद का सरदार। क्या धनबाद के सरदार भूमिज जनजाति को कहा जाता है? चलिए झारखंड के किस जिले में भूमिज जनजाति का निवास है? तो देखिए झारखंड के हजारीबाग, रांची, धनबाद, इन सब जिलों में भूमिज जनजाति का सर्वाधिक आपको जो जनसंख्या है वो देखने को मिलेगा। याद रखिएगा झारखंड के हजारीबाग, रांची, धनबाद, इन सभी जिलों में आपको भूमिज जनजाति के लोग जनसंख्या थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। जहां की भूमिज जनजाति को धनबाद में धनबाद का सरदार भूमिज जनजाति को कहा जाता है। वहीं पर भूमिज जनजाति की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। मुगल के शासन काल में भूमिज जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? मुगलों के शासन काल में भूमिज जनजाति को चुहाड़ के नाम से जाना जाता था। क्या भूमिज जनजाति को चुहाड़ के नाम से जाना जाता था मुगलों के शासन काल में? क्या मुगलों के शासन काल में भूमिज जनजाति को चुहाड़ों के नाम से जाना जाता था। भूमिज जनजाति की भाषा क्या है? भूमिज जनजाति की भाषा है मुंडारी। क्या भूमिज जनजाति की भाषा है मुंडारी? याद रखिएगा भूमिज जनजाति की भाषा। और कुड़ुख किस जनजाति की भाषा? तो उराव जनजाति की। भूमिज जनजाति की भाषा पर इनमें से किस भाषा का प्रभाव है? भूमिज जनजाति की भाषा पर सदानी भाषा तथा बांग्ला भाषा, इन दोनों भाषाओं का इस पर प्रभाव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। भूमिज जनजाति की भाषा मुंडारी भाषा और भूमिज जनजाति की भाषा पर आपके सदानी भाषा तथा बांग्ला भाषा दोनों का इम्पैक्ट है। भूमिज जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? भूमिज जनजाति में कुल अगर देखा जाए कि भूमिज जनजाति में अगर गोत्र की संख्या, तो भूमिज जनजाति में टोटल 4 गोत्र पाए जाते हैं। क्या 4 गोत्र पाए जाते हैं? भूमिज जनजाति में 4 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक पत्ती, याद रखिएगा, एक आपका पत्ती, याद रख लीजिएगा, पत्ती, जेयोला, पत्ती, जेयोला, गुल्गू और हेम्ब्रम। ठीक है, तो भूमिज जनजाति के चार गोत्र कौन? पत्ती, जेओला, गुलगुल और हेम्ब्रम। कहता है इनमें से कौन भूमिज जनजाति का गोत्र है? तो देखिए पत्ती, जोयोला और हेम्ब्रम तथा गुलगू, ये चारों आपकी भूमि जनजाति के गोत्र हैं। चलिए आगे देखिए भूमि जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? भूमि जनजाति में आयोजित विवाह। क्या भूमि जनजाति में आयोजित विवाह? भूमि जनजाति में भी आयोजित विवाह ही ज्यादा प्रचलित है। भूमि जनजाति में आयोजित विवाह ज्यादा प्रचलित है। भूमि जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? भूमि जनजाति, तो इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमने अभी तक जितनी भी जनजातियां देखी तो वहां पर जनजातियों का समाज पितृसत्तात्मक ही देखा। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। भूमि जनजाति में सगोत्रीय विवाह, एक सेम गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता। इस जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है। क्या अगर पति को तलाक देना होता है तो कैसे इसमें तलाक दिया जाता है? तो पत्ते को फाड़कर टुकड़े कर देने से तलाक दिया जाता है। तो ये भूमि जनजाति में एक प्रथा पाई जाती है, तलाक की प्रथा। और तलाक की प्रथा कैसे? तो पत्ते को फाड़कर उसके टुकड़े करने पर तलाक इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए
भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? भूमि जनजाति की जातीय पंचायत, याद रखिएगा, भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। ठीक है, भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, भूमि जनजाति के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन असत्य है? तो भूमि जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी ऊपर में देखा था इस समाज का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। क्या? पितृसत्तात्मक होता है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो देखिए, भूमि जनजाति के प्रमुख देवता ग्राम ठाकुर तथा गोराई ठाकुर, ये दोनों जो देवता हैं, ये भूमि जनजाति के प्रमुख कहें, सर्वोच्च कहें तो सर्वोच्च देवता आपके भूमि जनजाति के ग्राम ठाकुर तथा गोराई ठाकुर। भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। क्या? भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को क्या कहा जाता है? भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमावत कहा जाता है। भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है। अब हम देखेंगे माहली जनजाति के बारे में। किसके बारे में? माहली जनजाति। तो देखिए, माहली जनजाति की प्रजाति कौन सी है? तो माहली जनजाति की प्रजाति द्रविड़ प्रजाति की है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, माहली जनजाति की प्रजाति द्रविड़ प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं। कहता है माहली जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा कहाँ पाया जाता है? संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? तो देख लीजिए, ये पाया जाता है आपके माहली जनजाति सिंहभूम में, रांची में, हजारीबाग में। अभी हमने देखा था भूमि जनजाति रांची, हजारीबाग, धनबाद, तो माहली जनजाति केवल सिंहभूम में, लेकिन रांची हजारीबाग कॉमन है। ठीक है, तो रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, इन सब में माहली जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, माहली जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? माहली जनजाति के संदर्भ में माहली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। माहली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था जो है वो हिंदू समाज के समान है, और माहली जनजाति व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। तो सारे के सारे जनजातियों को अभी तक हमने देखा है पितृसत्तात्मक ही। तो माहली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, और माहली जनजाति की व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। अच्छा, माहली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? माहली जनजाति में टोटल 16 गोत्र पाए जाते हैं। माहली जनजाति में टोटल 16 गोत्र पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। अच्छा, रिजले ने माहली जनजाति को कितने उप समूहों में विभाजित किया? रिजले ने माहली जनजाति को कितने उप समूहों में विभाजित किया? तो याद रखिएगा, 5 उप समूहों में रिजले ने माहली जनजाति को, ठीक है, रिजले ने माहली जनजाति को 5 उप समूहों में विभाजित किया है। रिजले के द्वारा माहली जनजाति को, ठीक है, माहली जनजाति को 5 उप समूहों में विभाजित किया गया। और ये 5 उप समूह कौन कौन से हैं? तो एक देखिए, बांसफोड़ माहली, ठीक है, बांसफोड़ माहली, याद रखिएगा, बांसफोड़ माहली। दूसरा है आपका पातर माहली, ठीक है, पातर माहली। तीसरा है आपका तांती माहली, तांती माहली। चौथा है आपका सोलंकी माहली, सोलंकी। और पांचवा है आपका माहली मुंडा। तो कौन कौन सा हो गया? एक आपका बांसफोड़ माहली, पातर माहली, ताती माहली, सोलंकी माहली और माहली मुंडा। ये 5 उपजातियों में रिजले के अनुसार इसको माहली जनजाति को बांटा गया। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न कथन पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कौन सी माहली जनजाति की उप जनजाति है। तो अभी हमने ऊपर देखा बांसफोड़ माहली, पातर माहली, सोलंकी माहली, ताती माहली और माहली मुंडा, ये सभी के सभी आपके माहली जनजाति की उपजाति है रिजले के अनुसार। पातर माहली का मुख्य पेशा क्या है? पातर माहली का मुख्य पेशा कृषि है। पातर माहली का मुख्य पेशा कृषि है। पातर माहली का संकेंद्रण अधिकतर आपको किस जगह देखने को मिलेगा? तो तमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, पातर माहली का मुख्य कार्य कृषि है, एग्रीकल्चर है, और इसका संकेंद्रण आपको ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? तो तमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहां पर? तमाड़ क्षेत्र में पातर माहली का संकेंद्रण ज्यादा देखने को मिलेगा। बांसफोड़ माहली का मुख्य पेशा क्या है? बांसफोड़ माहली का मुख्य पेशा है बांस का सामान बनाना, बांस का सामान बनाना, ठीक है, टोकरी वगैरह ये सब बनाना जो है वो आपका बांसफोड़ माहली का मुख्य कार्य है। सोलंकी माहली का मुख्य पेशा क्या है? सोलंकी माहली का मुख्य पेशा है
है कृषि तथा मजदूरी। देखिए अभी हमने देखा था पातर महली का मुख्य कार्य कृषि, पातर महली का अधिकतर आपको संकेंद्रण तमाड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बांस फोड़ माहली जो है बांस का सामान बनाना इसका मुख्य पेशा है। सोलंकी माहली का कृषि तथा मजदूरी मुख्य पेशा है। तांती माहली का मुख्य पेशा है पालकी ढोना। क्या? तांती माहली का मुख्य पेशा है पालकी ढोना। पातर माहली कृषि, सोलंकी बांस फोड़ माहली बांस का सामान बनाना, और तांती माहली जिसका पालकी ढोने का काम, ठीक है, पालकी ढोने का काम। सोलंकी माहली कृषि तथा मजदूरी। माहली मुंडा का प्रमुख पेशा क्या है? माहली मुंडा का प्रमुख पेशा वही है कृषि तथा मजदूरी, जो अभी हमने देखा था सोलंकी माहली के कार्य को, ठीक है। तो माहली मुंडा के ये भी हो गया। माहली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? माहली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, ठीक है। माहली जनजाति के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है? माहली जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो आपको इसका विवाह, माहली जनजाति का इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है। माहली जनजाति का विवाह टोटमवादी वंशों में होता है, ठीक है। माहली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है। तो माहली जनजाति का विवाह टोटमवादी वंशों में होता है और इस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। माहली जनजाति को इनमें से किस श्रेणी में कैटेगराइज किया जाता है? माहली जनजाति को शिल्पकार श्रेणी में कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, याद रखिएगा। माहली जनजाति को किस कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है? शिल्पकार कैटेगरी में, ठीक है। अच्छा, माहली जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन से हैं? माहली जनजाति के प्रमुख देवी देवता जो हैं वो हैं सुरजी देवी। माहली जनजाति के प्रमुख देवी देवता सुरजी देवी। माहली जनजाति के जो इनमें से कौन सा माहली जनजाति के देवी देवता हैं? माहली जनजाति के देवी देवता है, देखिए प्रमुख देवी देवता तो हमने देख लिया सुरजी देवी, वहीं पर बोला जा रहा है और बताइए कि माहली जनजाति के और कौन देवी देवता हैं? तो मनसा देवी, बड़ पहाड़ी, ये सब माहली जनजाति के ही देवी देवता हैं। मनसा देवी, बड़ पहाड़ी, ये सब माहली जनजाति के ही देवी देवता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। माहली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? माहली जनजाति में पुरखों की पूजा को गोड़म साकी कहा जाता है। क्या? माहली जनजाति में पुरखों की पूजा को गोड़म साकी कहा जाता है, जिसका अर्थ ये होता है गोड़म साकी का बूढ़ा बूढ़ी पर्व। क्या? बूढ़ा बूढ़ी पर्व, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। माहली जनजाति में पुरखों की पूजा को बूढ़ा बूढ़ी पर्व यानी कि गोड़म साकी कहा जाता है। माहली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो माहली जनजाति में विवाह के समय दिए गए वधु मूल्य को पौन टका, याद रखिएगा। माहली जनजाति में विवाह के समय दिए गए वधु मूल्य को पौन टका के नाम से जाना जाता है, पौन टका के नाम से जाना जाता है। माहली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो परगनैत, याद रखिएगा। माहली जनजाति में जातीय पंचायत को परगनैत के नाम से जाना जाता है। वधु मूल्य को पौन टका के नाम से जाना जाता है। सिल्ली क्षेत्र में माहली जनजाति के द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा करी जाती है? सिल्ली क्षेत्र में माहली जनजाति के द्वारा उलूर पूजा करी जाती है। सिल्ली क्षेत्र में माहली जनजाति के द्वारा उलूर पूजा करी जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब हम देखेंगे करमाली जनजाति के बारे में। किसके बारे में? करमाली जनजाति। तो देखिए करमाली जनजाति प्रजातीय दृष्टि से कहा जा रहा है कि करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? प्रजातीय दृष्टि से करमाली जनजाति को रखा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। जो करमाली जनजाति है इसको प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप में रखा जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। करमाली जनजाति की मातृभाषा क्या है? करमाली जनजाति की मातृभाषा बताइए क्या है? तो करमाली जनजाति की मातृभाषा है खोरठा। क्या? करमाली जनजाति की मातृभाषा है खोरठा। करमाली जनजाति के द्वारा बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो करमाली जनजाति के बोलचाल भाषा के लिए करमाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, करमाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। करमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो करमाली जनजाति का करमाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। देखिए करमाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है, याद रखिएगा। करमाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। झारखंड में करमाली
करमाली जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र कहा जा रहा है कि झारखंड में करमाली जनजाति अधिकतर किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, तो हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, ठीक है, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, इन सब क्षेत्रों में आपको करमाली जनजाति का संकेंद्रण अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, इन सब क्षेत्रों में आपको झारखंड में करमाली जनजाति का अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था, देखिए करमाली जनजाति अभी हमने देखा था, इसके पहले जो माहली जनजाति, उस जनजाति की भी नातेदारी व्यवस्था जो थी वो हिंदू समाज के समान थी, और करमाली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था भी हिंदू समाज के समान ही है। करमाली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। इस जनजाति में पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। करमाली जनजाति में पंचायत प्रमुख को माली कहा जाता है। पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोन या फिर हडवा कहा जाता है। देखिए अभी हमने देखा था जो ऊपर में माहली जनजाति, उसमें वधु मूल्य को पोन टका, और वधु मूल्य को करमाली जनजाति में पोन या फिर हडवा कहा जाता है। तो ये सभी सही हैं। करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो करमाली जनजाति में टोटल 7 गोत्र पाए जाते हैं। करमाली जनजाति में टोटल 7 गोत्र पाए जाते हैं। कितने? 7 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि बताइए करमाली में कौन सा विवाह करमाली जनजाति में प्रचलित है? करमाली जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? तो देखिए आयोजित विवाह, विनिमय विवाह तथा ढूकू विवाह। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा कि करमाली जनजाति में आयोजित विवाह, विनिमय विवाह, ढूकू विवाह, ये सारी की सारी विवाह जो है आपके करमाली जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि करमाली जनजाति को में मनाए जाने वाले टूसू पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले टूसू पर्व को मीठा पर्व तथा बड़का पर्व भी कहा जाता है। करमाली जनजाति में जो टूसू पर्व मनाया जाता है उसको मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व भी कहा जाता है। बड़का पर्व या फिर मीठा पर्व भी कहा जाता है। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा बताइए? तो करमाली जनजाति का मुख्य पेशा है लोहार का काम करना। ठीक है, तो करमाली जनजाति का मुख्य पेशा है लोहार कार्य, लोहा वगैरह का सामान बनाना। करमाली जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो करमाली जनजाति यह एक शिल्पकार जनजाति है। बिल्कुल सही, करमाली जनजाति एक शिल्पकार जनजाति है। वहीं पर यह जनजाति अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण होती है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि करमाली जनजाति का जो मुख्य पेशा है लोहार कार्य, तो लोहार कार्य है तो अस्त्र शस्त्र भी बनाएगा। तो यह एक शिल्पकार जनजाति है और यह जनजाति अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण होती है। करमाली जनजाति के सर्व प्रमुख देवता का नाम बताइए? तो करमाली जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। करमाली जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। करमाली जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। करमाली जनजाति के पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? करमाली जनजाति के पुजारी को पाहन तथा नाया, ये दोनों नामों से पुकारा जाता है। करमाली जनजाति के पुजारी को पाहन तथा नाया, इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। करमाली जनजाति में ओझा के पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो देवकरी। याद रखिएगा, करमाली जनजाति में ओझा के पवित्र स्थान को, ठीक है, ये तो उसे पवित्र स्थान को देवकरी कहा जाता है। ठीक है, करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? तो दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र नदी मानते हैं। करमाली जनजाति के लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र नदी मानते हैं। अब हम देखेंगे बैगा जनजाति के बारे में। ठीक है, बैगा जनजाति के बारे में। तो बैगा जनजाति का संबंध नीचे दिए गए किस प्रजातीय समूह से है? तो बैगा जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। ठीक है, किससे? द्रविड़ समूह से है। बैगा जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से। याद रखिएगा, बैगा जनजाति द्रविड़ समूह से संबंध रखते हैं। अभी हमने देखा इसके पहले जो करमाली जनजाति था वो प्रोटोस्टेलॉइड समूह से संबंध रखते थे। तो प्रोटोस्टेलॉइड द्रविड़, यही में कंफ्यूजन होता है। तो आपको एक जगह क्या करना है, सारी जनजातियों को लिख लेना है, या फिर प्रोटोस्टेलॉइड में कौन कौन सी जनजातियां हैं
द्रविड़ परिवार से कौन कौन सी जनजातियां संबंधित है, उनके भाषा किस परिवार से संबंधित है, ऑस्ट्रो एशियाटिक से है या फिर द्रविड़ भाषा परिवार से है, तो ये सब एक नोट्स टाइप से बना लीजिएगा। झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण पलामू, रांची, हजारीबाग, इन सभी जगहों में झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। झारखंड में बैगा जनजाति का संबंध पलामू वाले क्षेत्र में, आपके हजारीबाग वाले क्षेत्र में और रांची वाले क्षेत्र में। अगर ये हमारा झारखंड है, चार सिंह वाला झारखंड, तो इधर पलामू, इधर आपका हजारीबाग, इधर आपका रांची, तो इन सभी क्षेत्रों में आपका बैगा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। बैगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो यह झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। बैगा जनजाति झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैगा जनजाति झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। बैगा का सामान्य अर्थ पुरोहित होता है। बैगा का सामान्य अर्थ पुरोहित होता है। बैगा जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। बैगा जनजाति का रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो कर्मा है। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। ठीक है, अब कहता है बैगा जनजाति के बारे में बताइए कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इस जनजाति में यानी कि बैगा जनजाति में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। नहीं, बैगा जनजाति में एकल अलग अलग परिवार की व्यवस्था नहीं पाई जाती, बल्कि ज्वाइंट फैमिली का व्यवस्था पाया जाता है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था बैगा जनजाति में पाई जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दसन या सैला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, तो ठीक है, इस जनजाति में यानी कि बैगा जनजाति में पुरुषों के द्वारा दसन, ठीक है, पुरुषों के द्वारा दसन तथा क्या बोलते हैं या सैला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। दसन या फिर सैला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अब इस जनजाति में महिलाओं के द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। महिलाओं के द्वारा रीना नृत्य और पुरुषों के द्वारा दसन या फिर सैला नृत्य। ठीक है, बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व है। बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व जो है वो चरेता कहलाता है। ठीक है, बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व कौन सा है, चरेता है। कौन सा, चरेता है। बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व चरेता है। चरेता पर्व के दौरान क्या होता है, तो चरेता पर्व के दौरान बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। चरेता पर्व के दौरान बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, चरेता पर्व के दौरान बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व का आयोजन किया जाता है, तो बैगा जनजाति में 9 वर्ष पर रसनावा, याद रखिएगा, अभी हमने देखा कि बैगा जनजाति के वर्ष का सबसे पहला पर्व चरेता है। और चरेता को कैसे मनाया जाता है, तो चरेता को मनाया जाता है बच्चों को बाल भोज खिलाकर। और 9 वर्षों पर बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर एक पर्व का आयोजन होता है जिसका नाम है रसनावा। बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है, बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा की बात करें तो वैद्य तथा तंत्र मंत्र इस जनजाति का प्रमुख पेशा है। वैद्यगिरी तथा तंत्र मंत्र इस जनजाति का प्रमुख पेशा है। बैगा जनजाति का सर्व प्रमुख देवता, तो बैगा जनजाति का सर्व प्रमुख देवता बड़ा देव। बैगा जनजाति का सर्व प्रमुख देवता बड़ा देव है। और इस बैगा जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है बड़ा देव, इनका निवास स्थान साल वृक्ष को माना जाता है। इनका निवास स्थान साल वृक्ष को माना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति में जो क्या बोलते हैं कि सबसे प्रमुख देवता कौन सा, बड़ा देव। ठीक है, बड़ा देव। और इसका जो क्या बोलते हैं निवास स्थान इनका, उसे साल वृक्ष माना जाता है। अच्छा, बैगा जनजाति के अपने प्रधान देवता बड़ा देव का निवास किस वृक्ष में मानते हैं, साल वृक्ष में मानते हैं। बैगा जनजाति के लोग इनमें से किस पशु को पवित्र मानते हैं, बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। ठीक है, याद रखना चाहिए।
खोंड जनजाति के बारे में देखते हैं कि खोंड जनजाति के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। खोंड जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, बिल्कुल सही है। और इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। देखिए खोंड जनजाति झारखंड की एक माइनॉरिटी जनजाति है, अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। ठीक है, याद रखिएगा खोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ परिवार से है। 2-3 बार आप इसे सुनिएगा तो आपके दिमाग में अचानक से जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा स्ट्राइक हो जाएगा। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है और इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। खोंड जनजाति का, खोंड जनजाति की भाषा क्या है? खोंड जनजाति की भाषा जो है वो कोंधी है। कौन सा? कोंधी है। खोंड जनजाति की भाषा कोंधी भाषा है। ठीक है, खोंड जनजाति की भाषा कोंधी भाषा है। खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है? खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया गौटिया कहलाता है। खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया गौटिया कहलाता है। खोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? खोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए खोंड जनजाति के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में प्रचलित नवाबंद त्योहार में नए चावल पकाने की प्रथा है। नवाबंद त्योहार में नए चावल पकाने की प्रथा है इस जनजाति में, खोंड जनजाति में। ठीक है, और इस जनजाति में नरबली की प्रथा भी प्रचलित है। तो याद रखिएगा खोंड जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है, नवाबंद त्योहार में नए चावल पकाने की प्रथा है और जनजाति में इस जनजाति में नरबली की प्रथा भी प्रचलित है। नरबली की प्रथा भी प्रचलित है। खोंड जनजाति का मुख्य पेशा है कृषि तथा मजदूरी। खोंड जनजाति का प्रमुख पेशा है कृषि तथा मजदूरी। खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? खोंड जनजाति में झूम कृषि को पोड़चा नाम से जाना जाता है। ठीक है, खोंड जनजाति में झूम कृषि को, खोंड जनजाति में झूम कृषि को कोड़चा, ठीक है सॉरी पोड़चा नाम से जाना जाता है। खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को किस नाम से जाना जाता है? तो मरियाह नाम से जाना जाता है। खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को मरियाह नाम से जाना जाता है। ठीक है, खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को मरियाह नाम से जाना जाता है। खोंड जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? खोंड जनजाति के सर्व प्रमुख देवता की अगर बात करें तो खोंड जनजाति के सर्व प्रमुख देवता बेलापुन है। खोंड जनजाति के सर्व प्रमुख देवता बेलापुन है। अब देखिए कहा जा रहा है खोंड जनजाति के प्रमुख देवता बेलापुन इनमें से किस देवता से संबंधित है? तो ये हैं आपके सूर्य देवता से। ठीक है, सूर्य देवता से संबंधित है। अब देखेंगे बथुड़ी जनजाति के बारे में। बताइए बथुड़ी जनजाति में नीचे दिएगा कौन सा कथन सत्य है? देखिए बथुड़ी जनजाति एक क्या बोलते हैं कि अल्पसंख्यक, झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति में आपका बथुड़ी जनजाति, अभी हमने जो खोंड जनजाति देखा हुआ तो ये भी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। देखिए इस जनजाति को भुइयां का पूर्वज माना जाता है। बथुड़ी जनजाति को भुइयां का पूर्वज माना जाता है और बथुड़ी जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण सिंहभूम व ढालभूम क्षेत्र में है। बथुड़ी जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण जो है वो सिंहभूम तथा ढालभूम क्षेत्र में है। अच्छा देखिए कहा जा रहा है कि इस जनजाति स्वयं को, कौन सी जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है? तो बथुड़ी जनजाति। याद रखिएगा बथुड़ी जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है और ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है जैसे कि खोंड जनजाति था। देखिए बथुड़ी जनजाति का संबंध नीचे दिए गए किस प्रजातीय समूह से है? तो द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। बथुड़ी जनजाति का संबंध द्रविड़ परिवार समूह से है, प्रजातीय समूह से है। बथुड़ी जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? बथुड़ी जनजाति में 5 गोत्र पाए जाते हैं। बथुड़ी जनजाति में 5 गोत्र पाए जाते हैं। बथुड़ी जनजाति में 5 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 5 गोत्र पाए जाते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है बथुड़ी जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बथुड़ी जनजाति में भी नातेदार व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, बिल्कुल सही है। और बथुड़ी जनजाति में जो आपका जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है तो ये भी सही है। ठीक है, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, ये भी सही है। बथुड़ी जनजाति में बथुड़ी जनजाति में सर्वाधिक विवाह प्रचलित रूप कौन सा है? तो बथुड़ी जनजाति का जो प्रचलित विवाह का रूप है वो आपका आयोजित विवाह है। कौन सा? आयोजित विवाह है। ठीक है, बथुड़ी जनजाति के गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? बथुड़ी जनजाति के गांव का प्रमुख प्रधान कहलाता है। बथुड़ी जनजाति के गांव का
प्रमुख प्रधान कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा बथुड़ी जनजाति के गांव का प्रमुख प्रधान कहलाता है। बथुड़ी जनजाति के बारे में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। तो देखिए बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। बिल्कुल सही है, बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य और संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। बथुड़ी जनजाति में मांदर, झाल, वंशी आदि वाद्य यंत्र अत्यंत प्रचलित है। बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं और इस जनजाति में मांदर, झाल, वंशी ये सब वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को जनजाति नहीं मानती? तो याद रखिएगा ये जो आपका बथुड़ी जनजाति है ये स्वयं को जनजाति नहीं मानती और ये भी याद रख लीजिएगा बथुड़ी जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है। ठीक है, बथुड़ी जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है। बथुड़ी जनजाति नृत्य और संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं, ये सब हमने देखा। बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि तथा मजदूरी। याद रखिएगा बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि तथा मजदूरी है। बथुड़ी जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन? तो ग्राम देवता। बथुड़ी जनजाति के सर्व प्रमुख देवता ग्राम देवता हैं और बथुड़ी जनजाति में गांव का पुजारी क्या कहलाता है? बथुड़ी जनजाति में गांव का पुजारी दिहुरी कहलाता है। बथुड़ी जनजाति में गांव का पुजारी दिहुरी कहलाता है। अब हम किसान जनजाति के बारे में देख लेते हैं। देखिए किसान जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? किसान जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से। याद रखिएगा किसान जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। किसान जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं? किसान जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं? तो याद रखिएगा किसान जनजाति स्वयं को नाग वंश का वंशज मानते हैं। किसान जनजाति स्वयं को नाग वंश का वंशज मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसान जनजाति स्वयं को नाग वंश का वंशज मानते हैं। किसान जनजाति की इनमें से किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए किसान जनजाति को नगेसर तथा नागेशिया इन दोनों नामों से भी संबोधित किया जाता है। किसान जनजाति को नगेसर तथा नागेशिया इन दोनों नामों से भी संबोधित किया जाता है। डाल्टन ने किसान जनजाति को नीचे दिए गए किसका वंशज माना है? डाल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज माना है। डाल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज माना है, जबकि किसान जनजाति खुद को नागवंशी वंश का मानते हैं। किसान जनजाति की भाषा इनमें से कौन सी है? किसान जनजाति की भाषा जो है ये आपका मुंडारी भाषा है। किसान जनजाति की भाषा मुंडारी भाषा है। किसान जनजाति की भाषा मुंडारी भाषा है। विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। विवाह की दृष्टि से सिंदूरिया तथा तेलिया किस जनजाति के 2 वर्ग हैं? सिंदूरिया तथा तेलिया किसान जनजाति के 2 वर्ग हैं और विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को 2 वर्गों में बांटा जाता है। सिंदूरिया तथा तेलिया किसान जनजाति के ही 2 वर्ग हैं। किसान जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो डाली। किसान जनजाति में वधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। किसान जनजाति में वधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। किसान जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो किसान जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि तथा लकड़ी काटना। याद रखिएगा किसान जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि तथा लकड़ी काटना दोनों है। किसान जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? किसान जनजाति के सर्व प्रमुख देवता है सिंह बोंगा। किसान जनजाति के सर्व प्रमुख देवता है सिंह बोंगा। ठीक है, किसान जनजाति के सर्व प्रमुख देवता। किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान जो है वो कहलाता है बैगा। किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बंजारा जनजाति के बारे में। ठीक है, बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए बंजारा जनजाति भी एक अल्पसंख्यक जनजाति है झारखंड की। ठीक है, तो झारखंड की यह बंजारा जनजाति भी एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, इस जनजाति का कोई गांव नहीं होता। बंजारा जनजाति जैसा नाम से पता चल रहा है इधर उधर खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले एक अल्पसंख्यक जनजाति झारखंड की बंजारा जनजाति। इस जनजाति का कोई गांव नहीं होता और ये जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती है। ठीक है, यह जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती है। बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था? बंजारा जनजाति को 1956, याद रखिएगा बंजारा जनजाति को 1956 में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। झारखंड के किस क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है? तो झारखंड के संथाल परगना वाले क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। याद रखिएगा बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। अब देखिए क्या कहा
जा रहा है बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, बंजारा जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल सही। बंजारा जनजाति का परिवार नाभिकीय होता है, बंजारा जनजाति का परिवार नाभिकीय होता है और बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है। बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है, तो सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। देखिए, परिवार के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि परिवार नाभिकीय होता है, देखिए, जिसमें कि माता पिता अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं नाभिकीय परिवार में। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जाता है, बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 4 वर्गों में। ठीक है, बंजारा जनजाति को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है नीचे दिए गए नीचे जो दिया गया है उस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि देखिए कौन सा बंजारा जनजाति का वर्ग है, कौन सा? तो देखिए, बंजारा जनजाति का वर्ग आपका चौहान, पवार, राठौर, उर्वा, ये सभी के सभी बंजारा जनजाति के ही वर्ग है। हमने अभी देखा बंजारा जनजाति को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किस किस वर्णों में? चौहान, पवार, राठौर तथा उर्वा। चौहान, पवार, राठौर तथा उर्वा। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को हर्जी कहा जाता है। बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को हर्जी कहा जाता है। बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इस जनजाति में विवाह के पूर्व सगाई की प्रथा प्रचलित है। बंजारा जनजाति में शादी से पहले सगाई की प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है। इस जनजाति में आल्हा उदल की लोक कथा प्रचलित है, जिसे उस जनजाति के लोग वीर पुरुष मानते हैं, बिल्कुल सही। देखिए, इस जनजाति में आल्हा उदल की लोक कथा प्रचलित है और ये आल्हा उदल को वीर पुरुष मानते हैं। और ये भी याद रख लीजिएगा कि इस जनजाति के गीतों में चंद्रगुप्त के गीतों का वर्णन मिलता है। क्या इस जनजाति के गीतों में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है? नहीं, इस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान के गीतों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के गीतों का वर्णन मिलता है इस जनजाति के गीतों में। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य गलत है। कहा जा रहा है कौन सा बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है? कौन सा बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है? तो देख लीजिए, जो बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है दंड खेलना। बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है दंड खेलना। पेशेगत दृष्टि से बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? पेशेवर दृष्टि से बंजारा जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पेशेगत दृष्टि से बंजारा जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से आता है आपका एक गुलगुलिया वर्ग, कंजर वर्ग प्रमुख है। देखिए, जिसमें से कि गुलगुलिया कंजर वर्ग प्रमुख है। गुलगुलिया भिक्षुक वर्ग होता है और कंजर एक तरह से क्रिमिनल आपराधिक वर्ग में आता है। ठीक है, तो बंजारा जनजाति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पेशेगत दृष्टि से। अच्छा, गुलगुलिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? तो गुलगुलिया कहा जाता है भिक्षुक वर्ग के बंजारा जनजाति को। वहीं पर आपराधिक वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है आपका कंजर। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंजर। आगे देखिए, कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? तो कंजर आपराधिक वर्ग को। ठीक है, आपराधिक वर्ग को। अब आगे देख लेते हैं, बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। बंजारा जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं और इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा पेशा भी अपनाते हैं। तो बंजारा जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं और संगीत से जुड़े पेशा भी अपनाते हैं। बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी कौन सी है? तो बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी बंजारी देवी है। बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी बंजारी देवी है। अब हम देखेंगे बिंझिया जनजाति के बारे में। बिंझिया जनजाति के बारे में, बिंझिया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो बिंझिया जनजाति का संबंध जो है द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। द्रविड़ प्रजातीय समूह से बंजारा जनजाति का संबंध है। ठीक है, बंजारा जनजाति स्वयं को इनमें से किस क्षेत्र का निवासी मानते हैं? बंजारा जनजाति स्वयं को बिंझिया जनजाति स्वयं को विंध्य क्षेत्र का निवासी मानते हैं। बिंझिया जनजाति, बिंझिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो ये है आपका छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। बिंझिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में काफी देखने
देखने को मिलती है। बिंझिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस जनजाति के लोग अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं, बिंझिया जनजाति के लोग। और इस जनजाति के लोग ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर अन्य किसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। तो देख लीजिए, बिंझिया जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं, इस जनजाति के लोग अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ते हैं, और इस जनजाति के लोग ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर अन्य किसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा बिंझिया जनजाति के बारे में। ठीक है, बिंझिया जनजाति। अब आगे देख लेते हैं। बिंझिया जनजाति की भाषा कौन सी है? सदानी है। बिंझिया जनजाति की भाषा सदानी है। बिंझिया जनजाति को कितने गोत्रों में विभक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके 7 गोत्रों में। बिंझिया जनजाति को 7 गोत्रों में विभाजित किया जाता, बल्कि बिंझिया जनजाति की भाषा सदानी है। बिंझिया जनजाति से संबंधित निम्न शब्दों पर विचार करें। तो बिंझिया जनजाति से यहाँ पर कुलुमार्ती, डाडू तथा साहू 2 शब्द दिया गया है। तो देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो बिंझिया जनजाति, ये जो कुलुमर्थी और कुलमर्थी डाडुल और साहुल, ये 2 बिंझिया जनजाति के क्या हैं? उपजाति है। ठीक है, बिंझिया जनजाति के गोत्र हैं। ठीक है, बिंझिया जनजाति के गोत्र हैं आपके ये दोनों जो ऊपर में शब्द दिए गए हैं, कुलुमार्थी डाडुल तथा साहुल। कुलुमार्थी डाडुल तथा साहुल, ये दोनों बिंझिया जनजाति के गोत्र हैं, कुलुमार्थी डाडुल तथा साहिल। अब देखिए क्या कहा जाता है, बिंझिया जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? बिंझिया जनजाति में गुलेची विवाह, ढुकू विवाह, सगाई संधा, ये सभी के सभी जो विवाह प्रथा है, ये सभी के सभी विवाह बिंझिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, कौन? गुलेची, ढुकू, सगाई संधा, ये सभी। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। और तलाक को बिंझिया जनजाति में छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। क्या? तलाक को बिंझिया जनजाति में छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि बिंझिया जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषेध है, बिल्कुल सही। इस जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका बिंझिया जनजाति है, इस जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती, और इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। बिंझिया जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिंझिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? तो बिंझिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। बिंझिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। सर्वाधिक प्रमुख देवी देवता बिंझिया जनजाति के कौन है? तो सर्वाधिक प्रमुख देवी देवता बिंझिया जनजाति के विंध्यवासिनी देवी है। विंध्यवासिनी देवी कौन सी जनजाति बिंझिया जनजाति की ग्राम देवी है? कौन बिंझिया जनजाति की ग्राम देवी है? तो बिंझिया जनजाति की जो ग्राम देवी है वो कौन सी देवी है भाई? तो ये है आपका ग्राम श्री। याद रखिएगा, बिंझिया जनजाति की ग्राम देवी ग्राम श्री है। बिंझिया जनजाति के नीचे दिए गए कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इस जनजाति में चरदी देवी की पूजा की जाती है। बिंझिया जनजाति में चरदी देवी की पूजा करी जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चरदी देवी की पूजा करी जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जनजाति में तुलसी पौधे को पवित्र माना जाता है, बिल्कुल सही। इस जनजाति के पुजारी को, बिंझिया जनजाति के पुजारी को बैगा कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। बिंझिया जनजाति के पुजारी को बैगा कहा जाता है। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति के बारे में तो यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि गोंड जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो गोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। गोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ परिवार समूह से है। अच्छा, झारखंड में गोंड जनजाति का संकेंद्रण इनमें से किन क्षेत्रों में है? तो झारखंड में गोंड जनजाति का संकेंद्रण आपको गुमला तथा सिमडेगा वाले क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगा। गुमला तथा सिमडेगा वाले क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगा गोंड जाति का संकेंद्रण। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य है? इस जनजाति की मूल भाषा, अगर कहा जाए कि जो
इस जनजाति की मूल भाषा गोंडी है। क्या? इस जनजाति की मूल भाषा गोंडी है। गोंड जनजाति की मूल भाषा गोंडी। इस जनजाति के लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जनजाति के लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और भारत में इस जनजाति का मूल निवास क्षेत्र गोंडवाना तथा मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, गोंड जनजाति का मूल भाषा गोंडी। इस जनजाति के गोंड जनजाति के लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और इस जनजाति का मूल निवास गोंडवाना तथा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। गोंड जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? गोंड जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो किया जाता है 3 वर्गों में। गोंड जनजाति को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। यहाँ से देखिए गोंड जनजाति के जो वर्ग है तो यहाँ से यहाँ पर लिखा गया है कि बताइए कौन कौन से। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि जो गोंड जनजाति के 3 वर्ग, गोंड जनजाति के 3 वर्ग, एक राजगोंड, एक कमियां, एक धुरगोंड। ठीक है, राजगोंड, कमियां, धुरगोंड। तो राजगोंड अभिजात्य वर्ग कहलाता है। ठीक है, राजगोंड अभिजात्य वर्ग कहलाता है। ठीक है, धुरगोंड जो है, कमियां जो है, ये खेतिहर मजदूर के वर्ग में आते हैं और धुरगोंड सामान्य वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा गोंड प्रजाति का, गोंड का 3 वर्ग, राजगोंड, कमियां, धुरगोंड और उससे संबंधित शब्द यहाँ दिए गए थे। कहा जा रहा है कि गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए गोंड जनजाति के बारे में जो है, इस गोंड जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। गोंड जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई बंद कहते हैं। इस जनजाति में संयुक्त परिवार के बड़े रूप को भाई बिरादरी कहा जाता है। देखिए गोंड जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। इस गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार के बड़े रूप को भाई बिरादरी कहा जाता है और गोंड जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है। बिल्कुल सही है। गोंड जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति में युवागिरी को घोटुल या फिर गोटुल कहा जाता है और संथाल समाज में भी हमने देखा था युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। और आगे देखिए गोंड जनजाति में लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? तो गोंड जनजाति में लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। गोंड जनजाति में लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है गोंड जनजाति में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? गोंड जनजाति में झूम खेती को बेवार या फिर दीपा के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति में झूम खेती को बेवार तथा दीपा के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव तथा ठाकुर देई दोनों हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव तथा ठाकुर देई दोनों हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ा देव के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव, इनमें से ठाकुर देव का प्रतीक क्या है? किसके प्रतीक हैं? तो ये हैं सूर्य के। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव किसके प्रतीक हैं? सूर्य देव के प्रतीक हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देई किनके प्रतीक हैं? तो ठाकुर देई जो है ये प्रतीक हैं किनके? धरती के प्रतीक हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा इनमें से किस कुल देवता की पूजा करी जाती है? तो गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र के द्वारा परसापन कुल देवता की पूजा करी जाती है। परसापन कुल देवता की पूजा करी जाती है। गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा इसमें से किसके द्वारा कराई जाती है? तो ये कराया जाता है फरदंग के द्वारा। गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा फरदंग के द्वारा कराई जाती है। गोंड जनजाति में पुजारी को इनमें से क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति में पुजारी को इनमें से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बैगा। गोंड जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। गोंड जनजाति में बैगा के सहायक को किस नाम से जाना जाता है? तो बैगा के सहायक को मती कहा जाता है। बैगा के सहायक को मती कहा जाता है गोंड जनजाति में। ठीक है, बैगा के सहायक को मती कहा जाता है गोंड जनजाति में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है गोंड जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को नीचे दिए गए किस नाम से जाना जाता है? तो मसना नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को मसना के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं चेरो जनजाति के बारे में। तो प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? तो याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा गया है। चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस जिले में है? चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस जिले में है? तो पलामू जिले में है। चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के पलामू
जिले में है। चेरो जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? चेरो जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो च्यवन ऋषि का। याद रखिएगा, चेरो जनजाति के लोग स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चेरो जनजाति के बारे में यह जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानती है। बिल्कुल सही बात है, चेरो जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानती है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती। तो चेरो जनजाति झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो कि कहाँ तो जंगलों या फिर पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा सदानी भाषा है। ठीक है, इस चेरो जनजाति की बोलचाल की भाषा सदानी भाषा है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि चेरो जनजाति को कुल कितने गोत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 7 गोत्रों में। याद रखिएगा, चेरो जनजाति के 7 गोत्र, चेरो जनजाति के 7 गोत्र। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है चेरो जनजाति के बारे में निम्न में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चेरो जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जनजाति 2 उपसमूहों में विभाजित है, जिसे 12 हजारी तथा 13 हजारी कहा जाता है। तो जो चेरो जनजाति है 2 उपसमूहों में विभाजित है, जिसे 12 हजारी तथा 13 हजारी कहा जाता है, और 13 हजारी को बीरबंदिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 12 हजारी को 12 हजरिया और 13 हजारी को बीरबंदिया भी कहा जाता है। इस 12 हजारी स्वयं को 13 हजारी से श्रेष्ठ मानते हैं। देखिए, 12 हजारी जो चेरो जनजाति में 12 हजारी उपसमूह है, ये 13 हजारी से स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। चेरो जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? चेरो जनजाति में 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। चेरो जनजाति में 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। याद रखिएगा, 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन है चेरो जनजाति में। ठीक है, चलिए ब्रो, इनमें से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है? देखिए, चेरो जनजाति की अगर बात करें तो अगर चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह ढोला विवाह और चढ़ा विवाह। ठीक है, ढोला विवाह और चढ़ा विवाह, ये दोनों विवाह इसमें प्रचलित है। ठीक है, याद रखिएगा, चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में इन मिलानों पर विचार करें। कौन सा विवाह है? तो देख लीजिए, ढोला विवाह, इसमें क्या होता है कि लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है। देखिए, लड़के के घर लड़की को लाया जाता है और विवाह किया जाता है, तो ये विवाह ढोला विवाह है। और चढ़ा विवाह में क्या होता है, लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह किया जाता है। तो इन दोनों विवाह में देख लेते हैं कि ये दोनों विवाह क्या है, दोनों विवाह का प्रकार सही है। ठीक है, चढ़ा विवाह में लड़की के घर बारात लेकर के, मतलब कि लड़की के घर चढ़कर बारात लेकर जाया जाता है, तो ये चढ़ा विवाह। ढोला विवाह यानी कि लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है। चेरो जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी के नाम से जाना जाता है। दस्तूरी के नाम से जाना जाता है। चेरो जनजाति के लोग गांव को किस नाम से जानते हैं? चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह नाम से जानते हैं। चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह नाम से जानते हैं। चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। चलिए आगे देख लेते हैं कि चेरो जनजाति में और क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए, कहा जा रहा है चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को फिर से बैगा कहा जाता है। चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को, चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा, और चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी जादू टोना करने वाले व्यक्ति देखे तो उसको माटी ही कहा जाता है हर एक जनजाति में। चलिए आगे देखते हैं चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में। चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में कहा जा रहा है कि चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए, यह चीक बड़ाइक जनजाति एक बुनकर जनजाति है। झारखंड की एक बुनकर जनजाति है चीक बड़ाइक जनजाति। झारखंड की एक बुनकर जनजाति है चीक बड़ाइक जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा। और चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा नागपुरी है। चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा नागपुरी है, याद रखिएगा। झारखंड का नीचे दिया गया किस क्षेत्र में चीक बड़ाइक का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको गुमला सिमडेगा वाले क्षेत्र में। गुमला सिमडेगा वाले क्षेत्र में चीक बड़ाइक का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है? तो चीक बड़ाइक जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है। चीक बड़ाइक जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है। कि चीक बड़ाइक जनजाति के उपवर्ग क्या है? तो चीक बड़ाइक जनजाति के उपवर्ग हैं बड़गोहड़ी तथा छोट गोड़ही। चीक बड़ाइक जनजाति के 2 उपवर्ग हैं, बड़ गोड़ही तथा छोट गोड़ही। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति से संबंधित नीचे दिए गए शब्दों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तनरिया, तनरिया, खंबा तथा तजना, तनरिया, खंबा तथा तजना। तो ये चीक बड़ाइक जनजाति के गोत्र हैं। तनरिया, खंबा तथा तजना ये चीक बड़ाइक जनजाति के गोत्र हैं। याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, चीक बड़ाइक जनजाति के गोत्र तनरिया, खंबा तथा तजना ये गोत्र हैं। आगे देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इस जनजाति में यानी कि चीक बड़ाइक जनजाति में अखरा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं पाई जाती। चीक बड़ाइक जनजाति में अखरा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं पाई जाती। प्राचीन समय में इस जनजाति में नरबली की प्रथा पाई जाती थी, जो कि अब समाप्त हो गया है। चीक बड़ाइक जनजाति में किसी भी प्रकार का अखरा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं पाया जाता, बल्कि इस जनजाति में नरबली की प्रथा पाई जाती थी, लेकिन अब समाप्त हो गया है। चीक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो चीक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख पेशा, अगर चीक बड़ाइक जनजाति के प्रमुख पेशा की बात करें तो जैसा कि हमने बोला था कि चीक बड़ाइक जनजाति एक झारखंड की बुनकर जनजाति है, तो चीक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख पेशा कपड़ा बुनना हो जाएगा। प्रमुख पेशा कपड़ा बुनना हो जाएगा। देखिए चीक बड़ाइक जनजाति को क्या कहते हैं? तो चीक बड़ाइक जनजाति को कहा जाता है हाथ से बने कपड़ों का जनक। चीक बड़ाइक जनजाति को कहा जाता है हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। देखिए चीक बड़ाइक जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? चीक बड़ाइक जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। चीक बड़ाइक जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। चीक बड़ाइक जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? तो चीक बड़ाइक जनजाति की प्रमुख देवी देवी माई है। चीक बड़ाइक जनजाति की प्रमुख देवी देवी माई है। चीक बड़ाइक जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? चीक बड़ाइक जनजाति में शवों के दफनाने के स्थान को मसना कहा जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को मसना कहा जाता है। अब हम देखते हैं बेदिया जनजाति के बारे में। बेदिया जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस वर्ग में रखा जाता है? तो बेदिया जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ वर्ग में रखा जाता है। बेदिया जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ वर्ग में रखा जाता है। बल्कि बेदिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है? तो बेदिया जनजाति स्वयं को वेद निवस तथा वेदवाणी कहती है। बेदिया जनजाति स्वयं को वेद निवस तथा वेदवाणी कहती है। बेदिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यह झारखंड की बेदिया जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बेदिया जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। इस जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया तथा मांझी की उपाधि धारण करते हैं। बेदिया जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया तथा मांझी की उपाधि धारण करते हैं। बेदिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड में मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा बेदिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। बेदिया जनजाति डाली टका से वधु मूल्य को जाना जाता है। बेदिया जनजाति में डाली टका से वधु मूल्य को जाना जाता है। अब देखिए बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ओहदार तथा महतो। याद रखिएगा बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को ओहदार या फिर महतो इन सब नामों से भी जाना जाता है। बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कहा जाता है बेदिया जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो बेदिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। बेदिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। बेदिया जनजाति से संबंधित नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो एक एक करके देखते हैं। इस जनजाति में विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है। इस जनजाति में यानी कि बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह यानी कि अलग जाति में विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है। और इस जनजाति में विजातीय विवाह करना वर्जित होता है। तो ये भी सही है। तो देखिए इस जनजाति में यानी कि विजातीय विवाह करेंगे तो उसे ठुकुर ठेनी कहा जाएगा और ठुकुर ठेनी करना वर्जित है, यानी कि विजातीय विवाह करना वर्जित है। देखिए कहा जा रहा है कथन पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें देखना है कि इस जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया व कच्छा है। याद रखिएगा बेदिया जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र जो है वो केरिया तथा कच्छा है और महिलाओं का परंपरागत वस्त्र जो है ठेठी व पाचन है। ठीक है, याद रखिएगा इस जनजाति में यानी कि बेदिया जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र
केरिया व कच्छा है तथा जनजाति में महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है, दोनों सही। बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? तो बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं सूर्य देवता। बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता है सूर्य देवता। बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सी पूजा प्रचलित है? बेदिया जनजाति में सूर्याही पूजा प्रचलित है। बेदिया जनजाति में सूर्याही पूजा प्रचलित है और बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता भी सूर्य देवता है। बेदिया जनजाति के धर्मस्थल को क्या कहा जाता है? तो बेदिया जनजाति के धर्मस्थल को सरना कहा जाता है। बेदिया जनजाति के धर्मस्थल को सरना कहा जाता है। अब हम देखेंगे गोड़ाइत जनजाति के बारे में। गोड़ाइत जनजाति, तो देखिए प्रजातीय दृष्टि से गोड़ाइत जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप में वर्ग में रखा गया है। गोड़ाइत जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस वर्ग में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा गया है। झारखंड के किस जिले में गोड़ाइत जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? झारखंड के किस जिले में गोड़ाइत जनजाति? तो याद रखिएगा झारखंड के पलामू तथा रांची, इन दोनों जिलों में झारखंड के इन दोनों जिलों में रांची तथा पलामू में गोड़ाइत जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। गोड़ाइत जनजाति की भाषा क्या है? तो गोड़ाइत जनजाति की भाषा है सदानी। याद रखिएगा गोड़ाइत जनजाति की भाषा है सदानी। अच्छा, गोड़ाइत जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस जनजाति के समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि गोड़ाइत जनजाति के समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और इस जनजाति में गोड़ाइत जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी कि सगोत्रीय विवाह नहीं कर सकते। इस जनजाति में विधवा विवाह भी निषिद्ध होता है। तो गोड़ाइत जनजाति में समाज पितृसत्तात्मक, सगोत्रीय विवाह निषिद्ध और विधवा विवाह भी निषिद्ध है। गोड़ाइत जनजाति मुख्यतः किस पेशे में संलग्न है? तो गोड़ाइत जनजाति मुख्यतः कृषि कार्य में संलग्न है। प्राचीन समय में गोड़ाइत जनजाति के लोगों का पेशा क्या था? तो ये था पहरेदारी। याद रखिएगा प्राचीन समय में गोड़ाइत जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा था पहरेदारी। गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो पुरुबिया देवता और देवी माई। याद रखिएगा गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवता पुरुबिया देवता तथा देवी माई दोनों हैं। गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवता पुरुबिया देवता तथा देवी माई दोनों हैं। गोड़ाइत जनजाति के एक प्रमुख देवता पुरुबिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवता पुरुबिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पुरुबिया एक जनजातीय भूत आत्मा है। याद रखिएगा वर्ष में एक बार पुरुबिया देवता को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। याद रखिएगा पुरुबिया देवता जो है एक जनजातीय भूत आत्मा है और एक बार में इसे बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। साल में एक बार बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को कहा जाता है बैगा। गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को कहा जाता है बैगा। ठीक है, याद रहेगा गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को कहा जाता है बैगा। और गोड़ाइत जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को फिर से माटी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कोरा जनजाति के बारे में। किसके बारे में? कोरा जनजाति के बारे में। तो प्रजातीय दृष्टि से कोरा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो कोरा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टि से कोरा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा गया है। रिजले ने कोरा जनजाति को किस प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया? रिजले ने कोरा जनजाति को कहा कि ये द्रविड़ समूह से आते हैं। देखिए रिजले ने क्या कहा कोरा जनजाति के बारे में? द्रविड़ समूह के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया। जबकि ऐसे पूछा जाए कि प्रजातीय दृष्टि से कोरा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। लेकिन नाम लेकर के पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा द्रविड़। तो किसके अनुसार? रिजले के अनुसार। कोरा जनजाति को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो डांगर। याद रखिएगा कोरा जनजाति को डांगर नाम से भी जाना जाता है। कोरा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कोरा जनजाति की बोली का नाम क्या है? कोरा है। कोरा जनजाति की बोली का नाम कोरा है और कोरा जनजाति की बोली कोरा का संबंध मुंडारी भाषा परिवार से है। याद रखिएगा ये दोनों हो जाएगा। कोरा जनजाति की बोली का नाम कोरा है और कोरा जनजाति की जो ये बोली कोरा है इसका संबंध मुंडारी भाषा परिवार से है। रिजले के अनुसार कोरा जनजाति को द्रविड़ वर्ग में रखा गया है, जबकि
प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंध रखते हैं। कोरा जनजाति का संकेंद्रण इनमें से मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो कोरा जनजाति अधिकतर आपको संथाल परगना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कोरा जनजाति अधिकतर संथाल परगना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अच्छा, अगला क्या है? कहा जा रहा है कि रिजले ने कोरा जनजाति को कितने उपजातियों में वर्गीकृत किया है? रिजले ने कोरा जनजाति को 7 उपजातियों में वर्गीकृत किया है। रिजले ने कोरा जनजाति को 7 उपजातियों में वर्गीकृत किया है। कहा जा रहा है कोरा जनजाति के संबंधित इन शब्दों पर विचार कीजिए। क्या कहा जा रहा है? कोरा जनजाति के विचार कीजिए। तो देखिए, ठोलो, मोलो, सिखरिया, बदमिया। देखिए, अभी हमने देखा था कि कोरा जनजाति को 7 उपजातियों में रिजले ने वर्गीकृत किया। 7 उपजातियों में कोरा जनजाति को रिजले ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो इन उपजातियों में से ठोलो, मोलो, सिखरिया, बदमिया ये सब कोरा जनजाति की उपजातियां हैं। याद रखिएगा, कोरा जनजाति की उपजातियां हैं ठोलो, मोलो, सिखरिया, बदमिया। कोरा जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? तो कोरा जनजाति के लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। क्या? कोरा जनजाति के लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। और कोरा जनजाति के लोग अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं। कोरा जनजाति के लोग अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं। कोरा जनजाति में युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। कोरा जनजाति में युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है, गोत्र को गुष्टी कहा जाता है और अपने घर को ओड़ा कहते हैं। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को पून कहा जाता है। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को पून कहा जाता है। अच्छा, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोरा जनजाति को लेकर के कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कोरा जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा नहीं पाई जाती। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है? तो कोरा जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा नहीं पाई जाती है। तो अभी हमने देखा कि कोरा जनजाति में वधु मूल्य को पून कहा जाता है। अगर प्रथा ही नहीं होती तो वधु मूल्य का नाम ही क्या आता? तो इसीलिए ये बात गलत हो जाएगा कि कोरा जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा नहीं पाई जाती। और कोरा जनजाति में समगोत्रीय विवाह का प्रचलन है, बिल्कुल गलत। कोरा जनजाति में भी समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। कोरा जाति के लोग गोदना को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कोरा जनजाति के लोग जो गोदना गुदवाते हैं, क्यों? तो स्वर्ग या फिर नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु इन्हें आवश्यक चिन्ह मानते हैं ये लोग। ठीक है, कोरा जनजाति के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति के गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। कोरा जनजाति के गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। कोरा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कोरा जनजाति के गोत्रों में सबसे ऊपर कच्छ को माना जाता है। कोरा जनजाति में गोत्रों में सबसे ऊपर कच्छ को माना जाता है। कोरा जनजाति के गोत्रों में सबसे नीचे बुटकोई को माना जाता है। कोरा जनजाति में सबसे ऊपर कच्छ, कोरा जनजाति के गोत्रों में सबसे ऊपर कच्छ और कोरा जनजाति के गोत्रों में सबसे नीचे बुटकोई। याद रखिएगा, कोरा जनजाति में सबसे ऊपर कच्छ और सबसे नीचे बुटकोई। कोरा जनजाति के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है 1.25 लाख की पूजा। कोरा जनजाति के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है 1.25 लाख की पूजा। अच्छा, कोरा जनजाति में प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो प्रचलित नृत्य है खेमटा, दोहरी, झिंगफुलिया। ये सभी के सभी कोरा जनजाति में प्रचलित नृत्य हैं। याद कीजिए हमारे साथ, कोरा जनजाति के नृत्य हैं खेमटा, दोहरी, झिंगफुलिया। खेमटा, दोहरी, झिंगफुलिया। कोरा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? कोरा जनजाति के बारे में तो देखिए, प्राचीन समय में मिट्टी कोड़ने का कार्य करने के कारण इस जनजाति को कोरा नाम पड़ा। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन समय में इस कोरा जनजाति के लोग मिट्टी कोड़ने का काम करती थी। प्राचीन समय में कोरा जनजाति के लोग मिट्टी कोड़ने का काम करती थी और इसीलिए इस जनजाति का नाम कोरा या फिर कोड़ा पड़ा। ठीक है, याद रहेगा, कोरा जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो कोरा जनजाति में भी गांव के पुजारी को बैगा ही कहा जाता है। कोरा जनजाति में भी गांव के पुजारी को बैगा ही कहा जाता है। अब हम देखेंगे कवर जनजाति के बारे में। किसके बारे में? कवर जनजाति के बारे में। तो कवर जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? कवर जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। कवर जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। ठीक है,
कंवर जनजाति किसके वंशज हैं? कंवर जनजाति कौरव के वंशज है। किसके? कौरव के वंशज हैं कंवर जनजाति। कंवर जनजाति की भाषा क्या है? कंवर जनजाति की भाषा कवराती है। कंवर जनजाति की भाषा कवराती है। कंवर जनजाति झारखंड की कौन सी नंबर की जनजाति है? तो कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है। कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है। कंवर जनजाति को किस वर्ष भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है? तो कंवर जनजाति को भारत सरकार ने 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। कंवर जनजाति को भारत सरकार ने 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। कंवर जनजाति का संकेंद्रण आपको पलामू, गुमला, सिमडेगा इन सभी क्षेत्रों में मिलेगा। कंवर जनजाति का संकेंद्रण पलामू, गुमला, सिमडेगा इन सभी क्षेत्रों में मिलेगा। कंवर जनजाति में 7 गोत्र पाए जाते हैं। कंवर जनजाति में 7 गोत्र पाए जाते हैं। कंवर जनजाति में 7 गोत्र पाए जाते हैं। कंवर जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है। बिल्कुल सही। कंवर जनजाति का समाज सत्तात्मक है। कंवर जनजाति का समाज बहिर्विवाही है। कंवर जनजाति का समाज बहिर्विवाही है। कंवर जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है। कंवर जनजाति के समाज बहिर्विवाही है तथा कंवर जनजाति में अपने वंश या गोत्र से बाहर विवाह करने को कुटुमैती प्रथा कहा जाता है। कंवर जनजाति में अपने वंश या फिर गोत्र से बाहर विवाह करने को कुटमैती प्रथा कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को। कंवर जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है। कंवर जनजाति का समाज बहिर्विवाही है तथा कंवर जनजाति में अपने वंश या फिर गोत्र से बाहर विवाह करने को कुटमैती प्रथा कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं कि जो कंवर जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलन है? तो कंवर जनजाति में 4 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। कंवर जनजाति में 4 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। कंवर जनजाति में 4 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। कंवर जनजाति में क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। कंवर जनजाति में क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। कंवर जनजाति में क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। याद रखिएगा, क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ठीक है, आगे देखिए। कहा जा रहा है कि कंवर, ये तो देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य के रूप में नकद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिया जाता है जिसे सुकमोल कहा जाता है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य के रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिया जाता है। 10 खंडी चावल दिया जाता है जिसे कि सुकमोल कहा जाता है। कंवर जनजाति में 10 खंडी चावल भी दिया जाता है सुकदाम के अतिरिक्त। तो सुकदाम क्या है? वधु मूल्य है, यानी कि सुकदाम के अतिरिक्त सुकमोल दिया जाता है, उसे कहा जाता है 10 खंडी चावल दिया जाता है जो उसे कंवर जनजाति के पंचायत के प्रधान को सयान कहा जाता है। कंवर जनजाति में पंचायत के प्रधान को सयान कहा जाता है। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन पटेल करता है। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन पटेल करता है। कंवर जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। कंवर जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। कंवर जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। कंवर जनजाति के लोग सरना धर्मावलंबी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कंवर जनजाति के लोग सरना धर्मावलंबी होते हैं और इस कंवर जनजाति के सर्वोच्च देवता भगवान हैं जो सूर्य के प्रतिरूप हैं। कंवर जनजाति के लोग सर्वोच्च सरना धर्मावलंबी होते हैं और इस जनजाति के सर्वोच्च देवता भगवान हैं जो सूर्य के प्रतिरूप हैं। कंवर जनजाति के ग्राम देवता को खूंट देवता कहा जाता है। कंवर जनजाति के ग्राम देवता को खूंट देवता कहा जाता है। कंवर जनजाति के गांव के पुजारी को पाहन या फिर बैगा कहा जाता है। कंवर जनजाति के गांव के पुजारी को पाहन या फिर बैगा कहा जाता है। बैगा या फिर पाहन कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोल जनजाति के बारे में। तो कोल जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? कोल जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। कोल जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। कोल जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कोल जनजाति की भाषा का नाम भी कोल ही है। कोल जनजाति की भाषा का नाम भी कोल ही है। कोल जनजाति की भाषा का संबंध कोलेरियन भाषा समूह से है। कोल जनजाति की भाषा का संबंध कोलेरियन भाषा समूह से है। ये दोनों सही हो जाएगा। कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है
वहीं पर हमने देखा था कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है। कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं और कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। कोल जनजाति को भारत सरकार के द्वारा कोल जनजाति को भारत सरकार के द्वारा 2003 में कोल जनजाति को भारत सरकार के द्वारा 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। अब देखिए कोल जनजाति का संकेंद्रण देवघर, दुमका, गिरिडीह इन सभी क्षेत्रों में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। कोल जनजाति का संकेंद्रण देवघर, दुमका, गिरिडीह इन सब क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कोल जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। और कोल जनजाति को 12 गोत्रों में विभक्त किया जाता है। कोल जनजाति को 12 गोत्रों में विभक्त किया जाता है। कोल जनजाति को 12 गोत्रों में विभक्त किया जाता है। कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। क्या? कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। कोल जनजाति के गांव के प्रधान को कोल जनजाति के गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। कोल जनजाति के गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। कोल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो कोल जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना है। कोल जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना है। कोल जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। कोल जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। कोल जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कोल जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कोल जनजाति के लोग वर्तमान समय में अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर तेजी से कृषि को अपना रहे हैं। कोल जनजाति के लोग वर्तमान समय में अपना परंपरागत व्यवसाय जो कि लोहा गलाना है उसको छोड़कर कृषि को अपना रहे हैं। कोल जनजाति के लोग सरना धर्म के अनुयायी होते हैं तथा ये लोग भगवान शंकर, बजरंगबली, दुर्गा व काली की भी पूजा करते हैं। कोल जनजाति पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो ये टोटल हम लोगों ने कोल जनजाति तक यानी कि 24 जनजातियां जो कि 24 प्रमुख जनजाति है झारखंड में और उसके अलावा 8 आदिम जनजातियां हैं। तो हम लोगों ने 24 जनजातियों को देख लिया है। अब हम एक क्लास में आदिम जनजातियों को देखेंगे और फिर 2 और क्लास आएगा जिसके बाद कि हम झारखंड के आर्ट एंड कल्चर, तो एक क्लास आपका आदिम जनजाति और 2 क्लास आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाएगा। तो टोटल 3 क्लास। उसके बाद विविध सेक्शन जो कि हम लोग का आर्ट एंड कल्चर हो गया, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद विविध वाला सेक्शन हम लोग कर लेंगे तो लगभग हमारा पूरा झारखंड एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगा। छोटा मोटा जो भी चीज़ें बचेगा वो आपका नीतियाँ वगैरह, तो वो करंट अफेयर्स योजना है, वो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। और जो सेट बचेगा उसे हम करते जाएंगे। सेट केवल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ कराया गया है इसे 2 बार 3 बार सुनिएगा और उसके बाद जब सेट आएगा तो केवल सेट आपको अपने से लगा लेना है, ठीक है। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो पूरा झारखंड कवर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय